गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के ऊपर बात कर रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को हम लोग सिंपली POSC भी कहते हैं। और लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से किसी भी कंपाउंड के ऊपर POSC मेथड को अप्लाई करते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोगों ने अमोनिया लिया था NH3 और इसमें लिखा था मोल्स ऑफ N इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ NH3। मीन्स नाइट्रोजन का इंडेक्स 1 था, 1 इंटू मोल्स ऑफ NH3 और मोल्स ऑफ H कहा जाए तो ये लिखेंगे 3 इंटू मोल्स ऑफ NH3। POSC मेथड हम लोग किसी कंपाउंड पे इसी तरह से लगाते हैं। ओके, अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लेना चाहें, सपोज़ AXBY एक कंपाउंड है जिसमें हम लोग कहेंगे कि मोल्स ऑफ A इक्वल टू X इंटू मोल्स ऑफ AXBY, X इंटू मोल्स ऑफ AXBY और फिर लिखा जाए मोल्स ऑफ B इक्वल टू Y इंटू मोल्स ऑफ AXBY। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है कि इस इक्वेशन का RHS इक्वल है, इसलिए LHS भी इक्वल होगा। दैट मीन्स y इंटू मोल्स ऑफ A इक्वल टू X इंटू मोल्स ऑफ B। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसका हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ओके, y इंटू मोल्स ऑफ A इक्वल टू X इंटू मोल्स ऑफ B। अगर हम इस इक्वेशन को एक कंपाउंड पे यूज़ करना चाहें, सपोज कंपाउंड Mg3N2, तो इस पे कैसे यूज़ करेंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg, 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg, 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ N, 3 इंटू मोल्स ऑफ N। ये रिलेशन हम लोगों को मिलेगा। ओके, अगर हम एक और कंपाउंड का यूज़ करें इस POSC मेथड को अप्लाई करने के लिए, सपोज कंपाउंड NH4 होल 2 SO4, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं
इस सल्फेट का इंडेक्स कितना है 1, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस। इसे हम किसी भी एटम और आयन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। POAC मेथड अप्लाई कर देने से मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और ये हमें तब आएगा जब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। POAC मेथड प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा कि किस तरह से POAC मेथड को हम लोग कंपाउंड में यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड। सपोज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से हमें अमोनिया मिलता है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combine together to form ammonia gas, and the amount of ammonia gas is found to be 10 moles. 10 moles. Then what is the moles of N2 and H2 initially taken? इसे सॉल्व करना है। POAC मेथड इस पर सोचा जाए, किस तरह से इस पर POAC मेथड काम करेगा। तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन को दोनों साइड में बैलेंस किया जाए बाय POAC मेथड। तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नाइट्रोजन का एटम रिएक्टेंट की तरफ लिया गया था वो सारा का सारा प्रोडक्ट साइड में चला गया। ओके, इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे POAC और नाइट्रोजन एटम, ठीक है। और ये लाइन इंडिकेट करेगा मोल्स ऑफ एन एटम। क्या? मोल्स ऑफ एन एटम। और ये इक्वेशन टोटल कहलाएगा POAC ऑन N। ओके, सिमिलरली हम लिख सकते हैं 2 इंटू H2 फॉर्म 2 इंटू मोल्स ऑफ H2 फॉर्म इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। टू इंटू मोल्स ऑफ H2 reacted equal to 3 into moles of NH3 formed। ओके, अब हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में यहाँ भी मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड है और यहाँ भी मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड है। तो ये रिलेशन है N2 और NH3 में और ये रिलेशन है H2 और NH3 में। अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो हमें
N2 और H2 में भी रिलेशन मिल सकता है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर इसे सोचिए किस तरह से इक्वेट होगा। फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 reacted equal to 3 into moles of NH3 formed। फर्स्ट इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखा है। अब ये दोनों इक्वल हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 इंटू मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड। 2 से 2 कैंसिल होता है तो लिखेंगे 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि NH3 का अमाउंट कितना है? 10 मोल्स। NH3 वाज 10 मोल्स। तो अगर NH3 को 10 मोल्स करते हैं तो N2 कितना हो जाएगा? N2 के मोल्स of N2 reacted equal to 1 into 10 divided by 2, that means 5 moles। okay, understood? अगर मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड को 10 कर दिया जाए जो दे रखा है तो मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ N2 इक्वल टू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड इक्वल टू 5 मोल्स। पहला आंसर हमें मिल गया 5 मोल्स। इसी तरह से अगर मोल्स ऑफ H2 के बारे में देखा जाए तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ H2 के लिए हमारे पास रिलेशन है। तो यहाँ अगर मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म को 10 कर दिया जाए तो 10 3 30 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड इक्वल टू 15 मोल्स। ये हो गया 15 मोल्स आंसर। तो काफ़ी इजी होता है POSC मेथड को अप्लाई करना, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसे इस्तेमाल करना सीख लेंगे। ओके, चलिए कुछ और भी प्रॉब्लम करते हैं इस पर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है H2O2 reacts with potassium iodide gives KOH and I2। अगर स्टार्टिंग में H2O2 10 मोल्स लिया गया था तो I2 का अमाउंट क्या होगा? सिंपल मेथड
अगर हम POAC का इस्तेमाल सारे एटम पर करें और इक्वेशन को तैयार करें तो हमें H2 और I2 में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और वही हमें तैयार करना है। POAC लिखे सारे एटम के लिए और H2O2 और I2 में एक रिलेशन तैयार करें, और जब रिलेशन मिल जाएगा तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से। अगर हम POAC मेथड O के ऊपर लगाएं तो क्या लिखेंगे? 2 into moles of H2O2 reacted, 2 into moles of H2O2 reacted इक्वल टू, O तो और भी कहीं नहीं है, कहाँ है अब? KOH के पास। तो लिखेंगे 1 into moles of KOH formed। ये एक इक्वेशन तैयार हो गया। POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से अगर पोटाशियम के ऊपर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? सोचिए कैसे लिखा जाए। अब लिखेंगे 1 into moles of KI reacted इक्वल टू, और ये K कहाँ चला गया? तो KOH के पास, ठीक है। तो लिखेंगे 1 into moles of KOH reacted, ओके। इसी तरह से अगर POAC I के ऊपर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? I यहाँ पर है तो लिखते हैं 1 into moles of KI reacted equal to 2 into moles of I2 formed, 2 into moles of I2 formed, ओके। अब हमें एक रिलेशन तैयार करना है, H2O2 और I में, H2O2 और I2 में। अगर हम इस KOH के जगह पर 2 into moles of H2O2 लिख दे, 2 into moles of H2O2 लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 into moles of KOH इक्वल टू है 2 into moles of H2O2। चलिए इसको हटा देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं 2 into moles of H2O2 reacted, H2O2 reacted। और फिर देख रहे हैं कि 1 into moles of KI reacted जो है वो कितना हो गया? 2 into moles of H2 फॉर्म। और यहाँ पर क्या है? 1 into moles of KI, जो ये दोनों बराबर है। तो इसके जगह पर हम ये वाले टर्म को लिख सकते हैं। तो चलो इसको हटाओ, ठीक है, हटा दिए। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? हाँ, 2 into moles of H2O2 reacted। हमें रिलेशन भी इसी में चाहिए था, H2O2 का I2 के साथ। अब दे रखा है H2O2 का अमाउंट 10 मोल्स, तो हम लिखेंगे 2 into 10 इक्वल टू 2 into मोल्स ऑफ I2 फॉर्म, मोल्स ऑफ I2 फॉर्म्ड। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स मोल्स ऑफ I2 फॉर्म्ड इक्वल टू 10, मोल्स ऑफ I2 फॉर्म्ड इक्वल टू 10 मोल्स, 10 मोल्स। ऐसे भी पता है कि इसके एक मोल देता है, एक मोल देता है, इसीलिए इसके 10 मोल इसके 10 मोल ही देंगे, ओके। तो ऐसे भी इसको समझा जा सकता है।
तो स्टूडेंट्स, ये POSE मेथड काफ़ी इजी होता है, पर इसे लगाना, इसका सही सही इस्तेमाल करना थोड़ा सा टफ है। क्योंकि टफ इस मामले में है कि कई सारे इक्वेशन बनने लगते हैं, और उन सारे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना अगर आप सीख जाते हैं तो मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट के मोल बेस्ड प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, यह क्वेश्चन आपके लिए, उम्मीद है आप कर लेंगे। I2 प्लस Cl2 गिव्स ICl प्लस ICl3। अगर इसका अमाउंट अल्फ़ा मोल लिया जाए, इसका अमाउंट बीटा मोल लिया जाए, और ये रिएक्शन के दौरान X और Y मोल्स बनते हैं, तो रिलेशन बनाइए X और Y का अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में। आपको निकालना है रिलेशन ऑफ X इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, X इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। घबराना नहीं है, ये भी प्रॉब्लम काफ़ी आसान है और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। POSE मेथड लगाने से फ़ायदा क्या है? क्यों हम POSE मेथड को लगाते हैं? POSE मेथड लगाने का एक ही हमारे पास मकसद है, कि POSE मेथड लगाने से रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिएक्शन बैलेंस हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिना बैलेंसिंग के ही हम लोग मोल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो इक्वेशन दे करके किया गया हो उसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, POSE मेथड का काम ही ये है कि एटम को बैलेंस कर देना। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको देखा जाए। अगर हम I2 के ऊपर लगाते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ I2 रिएक्टेड, और तो I कहीं नहीं है इस तरफ, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ ICl फॉर्म्ड, 1 इंटू मोल्स ऑफ ICl फॉर्म्ड, और भी I है, हाँ यहाँ है, वेरी गुड, प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ ICl3 फॉर्म्ड। तो इक्वेशन में आपको दे रखा है मोल्स I2 के कितने हैं? अल्फ़ा, ICl के कितने हैं? X, ICl3 के कितने हैं? Y। तो लिख सकते हैं 2 इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 1 इंटू X, दैट मीन्स X, प्लस 1 इंटू Y, दैट मीन्स Y। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, कि 2 अल्फ़ा इक्वल टू X प्लस वाई, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू X प्लस वाई। इसी तरह से एक और इक्वेशन तैयार करते हैं, 2 इंटू मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ ICl प्लस 3 इंटू मोल्स ऑफ ICl3 फॉर्म्ड। चलिए एक और इक्वेशन हम लोग तैयार करते हैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, POSE ऑन क्लोरीन, 2 इंटू मोल्स ऑफ Cl2 रिएक्टेड इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ ICl फॉर्म्ड प्लस 3, क्योंकि इंडेक्स कितना है? 3 इंटू मोल्स ऑफ ICl3 फॉर्म्ड।
और ये दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू एक्स प्लस 3y। ये इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन जो पहले आया था उसको लिख देते हैं, 2 अल्फ़ा इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था जो अभी पीछे आया था, ठीक है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। चलिए सॉल्व कैसे किया जाए, काफ़ी आसान। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 2 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2y। 2 कैंसिल, इसलिए y इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। y इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। अब इस y का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं 2 अल्फ़ा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और y का वैल्यू कितना है बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा। इसलिए 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारा आंसर हो गया। एक्स और वाई का रिलेशन अल्फ़ा और बीटा के रिस्पेक्ट में। एक्स इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा माइनस बीटा एंड वाई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। तो पीओएससी मेथड काफ़ी इजी होता है, पीओएससी मेथड काफ़ी इजी होता है और ये मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम को और आसान कर देता है और इजी बना देता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और। यहाँ पीओएससी मेथड में पीओएससी इक्वेशन लिखना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप पीओएससी इक्वेशन लिख देते हैं तो आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल FeO प्लस Fe3O4 ऑन हीटिंग गिव्स Fe2O3। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं वर्क नहीं दे रहा हूँ। इसमें आप पीओएससी इक्वेशन लिखिए। कैसे लिखेंगे पीओएससी? चलिए आयरन के ऊपर अप्लाई कीजिए, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपके साथ। क्या लिखेंगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ FeO प्लस, हाँ वेरी गुड, प्लस 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4 इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3। ये इक्वेशन हो गया। सॉरी, अगर पीओएससी इक्वेशन आप लिख देते हैं तो प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर देते हैं आपको। क्वेश्चन ये है, Re2O7 प्लस CO gives Re2CO7 प्लस CO2। Re होता है रिहीनियम, ठीक है, एक एलिमेंट है रिहीनियम। अगर इसका रिहीनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं 17 मोल्स के साथ, 17 मोल्स के साथ, तो कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना अमाउंट लेना होगा, ये क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझें। अगर रिहीनियम ऑक्साइड 17 मोल्स के साथ स्टार्ट होता है एक रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट कितना होना चाहिए?
ओके, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। सारे एटम पर आपको पीओएसई मेथड लिखना है, सॉरी पीओएसई इक्वेशन लिखना है, और इस पीओएसई इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करते हुए पुराना है आपको, और जैसे ही इन दोनों का अमाउंट पुर गया तो ये दे रखा है, ये निकल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।